आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की तमाम कोशिशों को धता बताना चाहती है। अरविंद केजरीवाल का खुला कहना है और चुनौती है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम से कम आम आदमी पार्टी की तमाम कोशिशों के रहते नहीं बन सकती। बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं अरविंद जी, स्वागत है आपका। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये चुनौती क्यों दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम से कम दिल्ली में जब तक आप हैं तब तक नहीं बन सकती? बेईमानी से, ईमानदारी से अगर उनके पास नंबर्स हैं, चुनाव कराएं, अगर जीत जाते हैं तो सरकार बनाएं। लेकिन एमएलएज को खरीद के 4-4 करोड़ रुपए दे के, उनको रिजाइन करवा के, उनको किडनैप करके किसी फार्म हाउस में रख, इस तरह से तो हम सरकार नहीं बनने देंगे। जो गंदी राजनीति है इसी से तो लड़ने आए हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है, वो हम कभी नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा क्यों है कि आपकी तरफ से बयान आता है, आपका एक बयान है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं कि हम भी उन तमाम लोगों से मुलाकात करना चाह रहे हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के ऑनेस्ट लोग हैं। तो आप भी तो लोगों से मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है वो भी लोगों से मिल रही है। नहीं, हम मिलके क्या कह रहे हैं कि भाई बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी को जो सरकार बनाने की कोशिश कर रही है वो मत करने दो। हम सरकार नहीं बना रहे। ये कुछ टीवी चैनल्स पे 1-2 दिन से चल रहा था कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर किसी के साथ सरकार नहीं बना रहे। मैं पूरी अथॉरिटी के साथ, गलत बोल रहे हैं, मैं पूरी अथॉरिटी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से कह रहा हूं ना, सरकार नहीं बना रहे, किसी से बात नहीं कर रहे सरकार बनाने पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर बेईमानी के साथ सरकार बनाने की कोशिश करेगी तो हम सब लोगों को इकट्ठा करेंगे और सब लोगों को इकट्ठा करके उन कोशिशों को नाकाम करेंगे। तो क्या आप ये चुनौती दे रहे हैं उपराज्यपाल को कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आप न्योता देते हैं सरकार बनाने के लिए तो ये अनैतिक है और आप राज्यपाल उपराज्यपाल के खिलाफ एक तरह से आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे? उपराज्यपाल तो अभी बीजेपी के कहने से चल रहे हैं ना। अगर वो बीजेपी, आप खुद सोचो, भारतीय जनता पार्टी ने सारे राज्यपाल हटा दिए, एक इनको छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? कुछ ना कुछ तो है दोनों के बीच में। अंडरस्टैंडेबल है कि कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो इनको भी हटा देते। मैं नहीं कह सकता पर आपकी स्माइल बता रही है कि आप सहमत हैं। इस पर ये मेरी टिप्पणी नहीं है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि अंदर कुछ ना कुछ है। हाँ, कुछ है जी, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये चिट्ठी देख लो जो आपके पास भी है, राज्यपाल वाली चिट्ठी। राज्यपाल जी ने ये चिट्ठी लिखी है 4 सितंबर को राष्ट्रपति जी को। इस चिट्ठी में वो कहते हैं, एलजी महोदय, आई शैल बी ग्रेटफुल इफ द प्रेसिडेंट ग्रांट्स अप्रूवल टू इनवाइट बीजेपी। वाई शुड एलजी बी ग्रेटफुल फॉर दैट? ताकि दिल्ली वालों को सरकार मिल सके। देखिए, आप एक अच्छी भाषा है, आप उसकी तारीफ नहीं करते अरविंद जी, ये बहुत गलत बात है। तो देखिए, उसकी चिट्ठी की बात आप मैं तो उसके नीचे देखिए। जी जी, एलजी साहब ये लिख सकते थे, इन माई ओपिनियन BJP is the single largest party and may be invited. However, I shall be grateful for suitable directions of the excellency. I shall be grateful if BJP is invited. ये बीजेपी से मोह, बीजेपी का प्यार, आज तो ये सुप्रीम कोर्ट में ये चिट्ठी प्रेजेंट की गई है। तो वो सुनो, अगली लाइन भी बीजेपी अग्री, यानी कि अगर बीजेपी तैयार हो जाती है तो हम बीजेपी से अपनी ताकत का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए फ्लोर ऑफ द असेंबली पर कहेंगे और वो भी हफ्ते भर के भीतर। हाँ, तो यानी कि बात तो सही है, चाहते हैं कि सरकार मेजॉरिटी की बने, तो इसमें क्या गलत है? कौन सा गणित है? 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां दिल्ली में हैं, तीनों पार्टियों में से किसी के पास बहुमत नहीं है। सरकार तभी बन सकती है जब एक पार्टी दूसरी को सपोर्ट करे। कोई किसी को सपोर्ट कर दे तो सरकार बन जाएगी, कोई किसी को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो सरकार कैसे बन सकती है? वो जो स्टिंग में दिखाया था वैसे बन सकती है। 4-4 करोड़, आज जैसे बीजेपी का एक स्टेटमेंट आया दिन में कि अभी भी 7 एमएलए हमारे साथ हैं, 4 कांग्रेस के हैं, 3 इसके हैं, उसके हैं। ऐसे ही बन सकती है सरकार। इसके तोड़ लिए, उसके तोड़ लिए, इसके खरीद लिए, उसको फार्म हाउस में बंद कर दिया, इसको किडनैप कर लिया। ये क्या, ये तो घिन आती है ऐसी राजनीति से। तो 2014 को एक आपकी चिट्ठी का हवाला दिया गया हिंदू अखबार में, और मैं वो कोट कर रहा हूं, उसमें लिखा है कि उनके पास ये चिट्ठी है जो आपने उपराज्यपाल को दी थी जब आपकी मीटिंग हुई थी। उस चिट्ठी में आपकी तरफ से लिखा गया था, इन नेक्स्ट फ्यू डेज दी आम आदमी पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी आम जनता के बीच में जाकर जनमत बनाना चाहती है ताकि दिल्ली में सरकार बने, और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि तब तक आप असेंबली को डिसॉल्व करने का अगर आपकी कोई मंशा है तो ऐसा न करें। एक हफ्ता आपने, यानी कि आपने भी सरकार बनाने की कोशिश की ना। मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। जब मैं बनारस से लौटा, दिल्ली में मैंने घूमा, जनता के बीच में बहुत जबरदस्त रोष देखा।
आपने इस्तीफा क्यों दिया, आपने इस्तीफा क्यों दिया, आपने सरकार क्यों छोड़ी, आपने सरकार, आपके 49 दिन बड़े अच्छे थे, आपके 49 दिन बड़े अच्छे थे। तो एक ये हुआ कि जनता से पूछते हैं। आई वॉज क्वाइट शॉक्ड टू रिसीव दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। मैं काफी गलियों में घूमा, तो एक ये हुआ कि जनता से पूछते हैं कि जनता क्या चाहती है, कि जनता सरकार दोबारा बनाना चाहती है, नहीं बनाना। हमारी किसी से बातचीत नहीं थी। अगर जनता दोबारा चाहती है तो हम ये लिख के देते थे कि जनता चाहती है। हमारे पास नंबर्स फिर भी नहीं थे। उस परिप्रेक्ष्य में हमने ये चिट्ठी लिखी थी। लेकिन अगले दिन ही जब मैं एलजी से मिला तो मैंने एलजी को कहा कि नंबर्स तो है नहीं हमारे, दिस एक्सरसाइज विल टर्न आउट टू बी ए थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। तो आई सेड कि इस लेटर को आप विड्रॉ नहीं समझिए, हम ये करने वाले नहीं हैं। दिक्कत यहां पे होती है अरविंद जी की मंशा पर यहां सवाल खड़े होते हैं। आप अगर चिट्ठी दें और कहें कि मुझे 1 हफ्ते का वक्त दीजिए ताकि मैं लोगों की नब्ज को टटोल सकूं, तो आप अपनी जगह सही। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अगर उपराज्यपाल हमें मौका देते हैं कि हम सरकार बनाएं और उसका विकल्प हम तलाशें, तो आप कहते हैं कि ये गलत। ऐसा क्यों? करो बीजेपी लिस्ट दे दे एमएलएज की, कि मोटे मोटे तौर पे ये एमएलए हैं साहब जो हमारे साथ हैं। जैसे जब दिसंबर के महीने में हमसे सरकार बनाने को कहा गया तो एमएलए साहब को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन की चिट्ठी दी थी। शोएब इकबाल साहब ने एलजी को बाहर से समर्थन की चिट्ठी दी थी और हमने कहा था हम सरकार बनाना चाहते हैं। नंबर्स एडेड अप, एलजी सेटिस्फाइड हिमसेल्फ एंड देन ही इनवाइटेड। विदाउट सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ ही डिड नॉट, उन्होंने नहीं इनवाइट किया। अभी अगर एलजी सेटिस्फाई कर ले, जब मैं 1 महीना पहले भी हम एलजी साहब से मिले थे, एलजी साहब ने हमें वादा किया था कि वो बीजेपी को कहेंगे कि आप मुझे पहले नंबर्स लाके दो, लिस्ट लाके दो, तभी वो इनवाइट करेंगे। अब ये चिट्ठी तो बिल्कुल उल्टा है। फिर यानी कि देखिए, ये चिट्ठी तो ये कहती है कि चूंकि सबसे बड़ी पार्टी आज के दौर में, जो कि वस्तुतः स्थिति सही है, भारतीय जनता पार्टी है, उसे आमंत्रित किया जाए कि आप सरकार बनाने की कोशिश करें। अपने आप में ये तो कोई अनैतिक बात नहीं है। नहीं, पर वो कैसे करेंगे? ये कैसे, तो फ्लोर ऑफ द हाउस पर आप देखें ना। देखिए, आप टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं। टेक्निकलिटीज की बात नहीं है। देखिए अरविंद जी, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मंशा गलत है, चलिए हम आपकी बात से 100% सहमत है। नहीं है, संख्या बहुबल किसी के पास नहीं है, ना आपके पास था जब आप सरकार बना रहे थे। नहीं, मैंने वही बताया, उस टाइम वो चिट्ठी लिख के दे चुके, भारी समर्थन था। आज बीजेपी को आप कम से कम ये करके, कांग्रेस पार्टी लिख के आज बीजेपी को कम से कम आप ये करने का मौका तो दें कि भाई आप उनको बोलिए कि भाई ठीक है, सरकार बना के दिखाओ। अगर आपके एमएलए आपके साथ पुरजोर खड़े हैं और कांग्रेस के एमएलए कांग्रेस के साथ पुरजोर खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो किसी कीमत पर सरकार नहीं बना सकती। 2 चीजें, अब सुनिए पूरी बात। पहली चीज तो ये कि तीनों पार्टियां एक दूसरे को समर्थन नहीं दे रही है। सरकार कैसे बन सकती है? केवल और केवल टूट फूट से ही बन सकती है, और तो कोई तरीका नहीं है। 4 इसके छोड़ के आए, 3 इसके छोड़ के आए, तभी बन सकती है ना। ये तो मानेंगे कम से कम, और तो कोई तरीका नहीं है। टूट फूट कैसे होगी, इसका हमने प्रदर्शन स्टिंग ऑपरेशन में कर दिया कि टूट फूट के पीछे का ऑपरेशन क्या है। 4 करोड़ रुपए, बीजेपी की टिकट, चुनाव लड़ने का खर्च और चेयरमैनशिप, ये इसके पीछे का भी सच है। 4 करोड़ रुपए लो, अपने एमएलए को हमारे हवाले करो, एमएलए को हम फार्म हाउस में किडनैप करके रखेंगे जब तक वो उसको। 1 मिनट सुनिए, बात पूरी सुनिए। नंबर 1, ठीक। 2, हम इसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, लेकिन एलजी साहब आपके ही हैं, होम मिनिस्ट्री आपकी है, सरकार आपकी। 1 मिनट सुनिए, सुन तो लो। नहीं अरविंद जी, 1 मिनट सुन तो लो। जो बात मैं आ रहा हूं उस पर, सुन मेरी बात पूरी। गृह मंत्री साहब आपके हैं, एलजी साहब आपके हैं, आपकी सरकार है, 7 एमपी हैं, सारे काउंसलर हैं। मैं ये कह रहा हूं कि फिर इतनी रोज वीकली बेसिस पे शोर क्यों कर रहे हो? अपने आप को इनवाइट करना है, करो इनवाइट, साबित करके दिखाओ ना। भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। नंबर्स नहीं है इनके पास, शोर कर रहे हैं केवल। तो फिर नंबर्स नहीं है इनके पास। ना बीजेपी वाले, ना आम आदमी पार्टी वाले जा रहे हैं, और कांग्रेस वालों को मेरे को नहीं पता, इनके पास नंबर्स नहीं है। करो साबित, हम तो करेंगे अपोज, तुम साबित करके दिखाओ ना। हम तो अपोज करेंगे, इस गंदी राजनीति को हम अपोज करेंगे। आप अपने 27 विधायकों के साथ ये आश्वस्त है ना कि आम आदमी पार्टी का एक भी व्यक्ति नहीं टूट रहा, और जब आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक नहीं टूट रहा और कांग्रेस के 8 में से 8 नहीं टूट रहे, मुझे नहीं पता कांग्रेस का। अगर मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति है, तब तो किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती। तो फिर इस पर इतना, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। क्यों नहीं निश्चिंत हैं? हम तो निश्चिंत हैं कि बन नहीं सकती, लेकिन इन कोशिशों को भी क्यों होने दिया जाए?
जो ये तोड़फोड़ की कोशिश कर रहे हैं, इन कोशिशों के खिलाफ तो एक मिनट आपके लिए तो अगर मौका है ना, आप आंदोलन कीजिए उसका, जनता के बीच में जाइए और कहिए जो जनमत संग्रह आप पहले कर रहे थे, ये जानने के लिए, ये तलाशने के लिए कि भाई सरकार बनाने की संभावना है कि नहीं, उस जनता के बीच में जाइए और कहिए कि ये वो पार्टी है जो तोड़फोड़ की राजनीति करती है, हमने तुम्हें स्वच्छ सरकार दी, ये आपके लिए बेहतर तरीका नहीं है क्या? मतलब हमें स्टिंग नहीं करना चाहिए? नहीं, स्टिंग तो कीजिए, वो तो आप करके दिखाई रहे, आप अपनी बात सामने। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं कि हम किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं बनने देंगे, ये पूर्वाग्रह क्यों? इसी तरह से तो नहीं बनने देंगे, स्टिंग दिखाएंगे, सच्चाई दिखाएंगे, जनता के सामने सब कुछ लेके जाएंगे, जनता के, यही तो कर रहे हैं हम लोग, और क्या कर रहे हैं? और कैसे नहीं बनने देंगे? ऐसे नहीं बनने देंगे। एक और बड़ा आरोप जो आपके ऊपर बार बार लग रहा है, जिसके बारे में आपकी भी टिप्पणी आ चुकी है, जो बार बार एक जनमानस के प्रति ये रखा गया कि आप भगोड़े हैं, आपने सत्ता छोड़ दी, आपने ये भी कहा कि सत्ता छोड़ना नहीं चाहिए, अगली बार सत्ता मिलेगी तो कम से कम 5 साल काम करके दिखाएंगे। अभी भी लोगों को ये बात वाकई में समझ में नहीं आई, उस वक्त आपने ये फैसला क्यों और किन परिस्थितियों में ले लिया? उसको एरर ऑफ जजमेंट कह सकते हैं। इसको हमने पब्लिकली भी माना है कि हमसे गलती हुई और इसके लिए हमने जनता से माफी भी मांगी है, लेकिन मैं वो परिस्थितियां बता देता हूं। 49 दिन तक आम आदमी पार्टी की सरकार चली, कांग्रेस का बाहर से समर्थन था। 49 दिन में हमने खूब काम करके दिखाया, ये तो सारी दिल्ली की जनता कहती है। महंगाई कम हुई, भ्रष्टाचार कम हुआ, सब कहते हैं कि ऐसी सरकार हमने कभी नहीं देखी। लेकिन हम कुछ बड़े कदम उठाना चाहते थे, लोकपाल बिल, स्वराज का बिल, पावर सब्सिडी और देना चाहते थे, जो इन्होंने करने नहीं दिया। लेजिस्लेचर के अंदर ये टांग अड़ा रहे थे कांग्रेस वाले। हमारी कैलकुलेशन ये थी कि जनता हमसे बहुत खुश है, हम आज इस्तीफा देंगे, कल दिल्ली के चुनाव होंगे और इस बार हमारी पूर्ण बहुमत आएगा और हम 5 साल आराम से सरकार चलाएंगे। उसके तहत हमने इस्तीफा दिया। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि ये चुनाव नहीं कराएंगे और राष्ट्रपति शासन लगा के इसको लटका देंगे, ये हमारे कभी जहन में नहीं आया। हमने एक्चुअली ये सोचा था कि ये लोकसभा के साथ चुनाव हो जाएंगे, और जैसा मैं बार बार कहता हूं, लोकसभा चुनाव लड़ने का मेरा दूर दूर तक वो नहीं था। दिल्ली विधानसभा के चुनाव लड़ते हम दोबारा, लोकसभा के साथ अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे, हम जीतेंगे और फिर दोबारा सरकार। ये इस तरह से लटका देंगे, ये हमारी कैलकुलेशन में था। ये हमारी 2 गलतियां थी हमारी। एक और जो हम जैसे तमाम पत्रकारों को लगा कि आपने ये अचानक सोचा कि दिल्ली तो जीत चुके, अब हम देश जीतेंगे। अचानक आपका फोकस दिल्ली से देश पर शिफ्ट होना, क्या ये अपने आप में दिल्ली वालों के लिए नाइंसाफी नहीं थी? ये आप कह रहे हैं, ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ये ऐसा आदमी कोई कहे जिसको नॉलेज। बहुत सारे पत्रकार और एनालिस्ट का ये कहना था। उनकी बातों को मैं आपके सामने रख के ये सवाल पूछ रहा हूँ जी। अगर कोई ऐसा आदमी पूछे जिसको संविधान की, आपको सेंट्रल पॉलिटिक्स में जाने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो मान लीजिए हमारी कोई ऐसी, हमने ये नहीं सोचा था हम केंद्र में जीत जाएंगे, हमारी मेजॉरिटी केंद्र में आ जाएगी या बड़ी सीटें आ जाएगी, ऐसा कोई वो नहीं था। लेकिन लेट अस अज्यूम कि था, कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के कोई जाता है क्या? आपको छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट कोई नहीं छोड़ता कि बाई चांस वहां हार गए तो ये तो है, कम से कम कुर्सी सेफ तो रखते हैं। ये छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? अगर मैं छोड़ के मुख्यमंत्री बना रहता तो जहां भी कैंपेनिंग करने जाता कितनी सुविधाएं मिलती। मुख्यमंत्री के तौर पे तो हर जगह सुविधाएं मिलती मेरे को। प्रोटोकॉल इतना लंबा चौड़ा होता है, मेरे को इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो छोड़ के मेरे को जाने की क्या जरूरत थी? तो इसका मतलब मंशा कोई दिल्ली छोड़ के केंद्र की पॉलिटिक्स में जाने की नहीं थी। मंशा यही थी कि हम ये चाहते थे 28 सीट से काम नहीं चल रहा, दिल्ली में हम बड़े चेंजेस चाहते थे और हम ये चाहते थे कि पूर्ण बहुमत आए। नहीं देखिए, अभी जो आपकी बात है उससे ये लग रहा है कि आप दिल्ली फोकस रखना चाहते थे, लेकिन उस वक्त जो आपके तमाम विरोधी हैं उनका ये मानना था कि दरअसल आप दिल्ली से, हाँ, कि आप दिल्ली से अपने आप को बड़ा देखने लगे थे। वो प्रोपेगेंडा था। आप खुद ही समझिए ना कि भाई नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने, उन्हें कभी छोड़ा क्या? मोदी जी, उन्होंने गुजरात की कुर्सी छोड़ के थोड़ी आए थे। मायावती जी ने कभी कुर्सी छोड़ी थोड़ी, मुलायम सिंह, कोई कुर्सी थोड़ी छोड़ता है केंद्र में जाने के लिए? वो तो केंद्र में पहले अपनी कुर्सी तैयार करते हैं, जब सारा सब कुछ हो जाता है तब ये छोड़ते हैं। ये परसेप्शन मैनेजमेंट पे आपका गलत हो गया क्या? प्रोपेगेंडा था बीजेपी का बड़ा, जब आप उसको काउंटर नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए आपको लोग ये कहते हैं कि आप मैनेजमेंट बड़ा अच्छा करते हैं। हम काउंटर नहीं कर पाए उसको, आप उसको ठीक से नहीं कर पाए। हम ठीक से काउंटर नहीं कर पाए। और ये गलतियां जो आपकी एक के बाद एक होती चली गई, क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से कम एक बहुत बड़े तबके में लोगों का विश्वास दरअसल आप खोते हुए दिखाई दिए, या शायद खो भी दिए? कुछ हद तक डेंट हुआ, मैं मानता हूं, कुछ हद तक डेंट हुआ, लेकिन अब लोगों में वापस वो आ रहा है, वापस विश्वास लौट रहा है। अब एक और बड़ा मसला
आपकी पार्टी को लेकर तमाम सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो एक जमाने में आप ही के बहुत अच्छे समर्थक रहे हैं। शांति भूषण जी मंच पर कई जगह खड़े होकर आपकी तारीफ करने में कभी कोताही नहीं करते थे, लेकिन आपकी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पर उन्होंने आपके कपड़े फाड़ने शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई कसर नहीं छोड़ी। शाजिया इल्मी आपके साथ लगातार बनी रही, आज कोई ऐसा मौका नहीं मिलता है जब आम आदमी पार्टी कपड़े फाड़ने या कपड़े फाड़ने में पीछे नहीं रहती, या आप क्या कर देते हैं लोगों? पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक आपने इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बात कही, जितनी इनर पार्टी डेमोक्रेसी हमारी पार्टी में है, मैं आज चैलेंज के साथ कह सकता हूं देश की किसी पार्टी के अंदर नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, नई पार्टी है, 1.5 साल पुरानी पार्टी है। रातों रात इस पार्टी के अंदर सारे रामराज आ जाएगा, सारे सिस्टम ठीक हो जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। धीरे धीरे होगा, सिस्टम तो धीरे धीरे बनेंगे। किसी ने भी ये नीयत के ऊपर प्रश्न नहीं उठाए, तो अंदर रहो, बात करो, सिस्टम छोड़ के भाग के एक दूसरे पे छीटाकशी करके, ये तो तरीका ठीक नहीं है। तीसरी चीज, मैं भी इंसान हूं, 100 कमियां हो सकती है मेरे में, कमियां सुधार रहे हैं। एक दूसरे की कमियां अंदर कमरे में बंद बैठ के करेंगे तो सुधार भी होगा, बाहर जाके गाली गलौज करेंगे तो सुधार कैसे होगा? तो काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, बाहर जाके बोलते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण। क्योंकि जहां तक जिन लोगों ने आपको उस समय देखा था जब आपने राजनीति छोड़ दीजिए, आप एक एनजीओ को चलाया करते थे, उस समय से लेकर आंदोलन के दौर तक आपकी छवि एकदम आसमान पर थी, लोग आपके नाम पर कस्में खाया करते थे। अचानक अब ऐसी स्थिति आ गई है कि जो लोग आपके साथ खड़े होते थे आज आपके बराबर खड़े दिखाई नहीं देते। क्यों? क्या ये आपकी वजह से हुआ है? क्योंकि हर कोई मनीष तो भी है, हाँ, संजय सिंह भी है, हाँ, कुमार विश्वास भी है, और बाकी योगेंद्र यादव भी है, प्रशांत भूषण भी है, वो भी सारे तो हैं। कई सारे लोग, शांति जी ने कुछ मुद्दे उठाए हैं जी, हमारे बुजुर्ग हैं जी, जरूर है, उनको अधिकार है उठाने का, पार्टी छोड़ के थोड़ी गए हैं, उनको उठाने का अधिकार है। बाहर बोला है 2 थप्पड़ भी मेरे को मार देंगे तो सरा खोपे है, उनकी बात सुनेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, इसमें नाराज होने की क्या जरूरत? अन्ना जी भी आपसे एक तरह से नाराज हुए, इसमें कोई शक नहीं है। जो तकरीरें हुई उस सामने दिखाई दी, शांति भूषण जी, शाजिया इल्मी, ऐसे नाम हमने, स्वामी अग्निवेश जो एक जमाने में आपके बड़े प्रशंसक हुआ करते थे, आज खुद दूर विरोधी की तरह दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? लोग और बार बार, स्वामी अग्निवेश का तो आपने स्टिंग देखा था, वो कपिल सिब्बल से जाके मिल गए थे। हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने सब चीजें दिखाई। देखिए तो नीयत गड़बड़ थी, नीयत गड़बड़ थी। देखिए, अच्छा, हर कोई आपके ऊपर ये डिक्टेटर वाला शब्द क्यों इस्तेमाल करता है? हाँ। मैंने आपसे कई बार इंटरव्यू में भी पूछा, देखिए आप ये क्या है भाई, हिटलर से इंस्पायर्ड है क्या? ये बड़ा मजेदार है। अब 4 साल हो गए हमको आंदोलन करते करते, अन्ना जी से शुरू हुआ था। जब अन्ना जी का आंदोलन हुआ तो इन लोगों ने मेरी अगली पिछली 7 जिंदगी छान मारी, कुछ मिल जाए इस लड़के के खिलाफ, इसको बदनाम करो जी। जब मैं इनकम टैक्स में था ना, 97-98 में मैंने जिन फाइलों से डील किया था वो भी निकाली गई सारी, कुछ मिल जाए, इसने कहीं गलती कर रखी हो, कुछ नहीं मिला इनको। जब आपके खिलाफ कुछ ना मिले तो कह दो ये डिक्टेटर है, ये एरोगेंट है, ये डिक्टेटर है, ये एरोगेंट है। अब जैसे आपके दर्शक देख रहे हैं, वो तो मेरे से कभी मिले नहीं, उनको बेचारों को क्या पता ये डिक्टेटर है कि नहीं है, एरोगेंट है कि, बार बार बोलो, रिपीट करो, डिक्टेटर है, एरोगेंट है, डिक्टेटर है। तो पहले तो बाहर वाले करते थे, फिर अंदर किसी की कुछ महत्वाकांक्षा जाग जाए, मेरे को यहां से सीट क्यों नहीं दी, वहां से दी, मेरे को ये सीट क्यों नहीं दी, मेरे को पीएसी में क्यों नहीं रखा, मेरे को पद दो, और वो नाराज हो जाए। तो अब उसके पास भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, फिर ये डिक्टेटर है, एरोगेंट है, डिक्टेटर है, एरोगेंट, ये बार बार और कुछ नहीं, डिक्टेटर है, एरोगेंट। अगर डिक्टेटर एरोगेंट होता अरविंद केजरीवाल, ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं बनता। अन्ना का आंदोलन कितना बड़ा बना, आम आदमी पार्टी एकदम से 1 साल में इतनी बड़ी कैसे बन गई? क्योंकि पार्टी की लीडरशिप बहुत इंक्लूसिव है। आज पार्टी के 30,000 वॉलंटियर केवल दिल्ली के अंदर है, जिनकी मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं, 30,000 वॉलंटियर। अगर डिक्टेटर और ये होता, कभी लोग नहीं जुड़ते। लोग आज कस्में खाते हैं इस पार्टी के लिए, लोग आज कस्में खाते हैं देश के लिए, वो पार्टी की लीडरशिप ने एक ईमानदार लीडरशिप दी है, इसीलिए। लेकिन एक इरोजन तो हुआ है ना, आप भी आप मानेंगे ना? देखिए इरोजन है, और बहुत बड़ा इरोजन। मैं बताता हूं, 2 चीजें होती हैं। जब आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं, जैसे हमने दिल्ली की सत्ता छोड़ी, उसके बाद एक चारों तरफ माहौल बना, सत्ता छोड़ दी, एक नाराजगी आई,
जब मैं दिल्ली लोकसभा चुनाव के बाद बनारस से दिल्ली लौटा तो एक काफी नाराजगी थी लोगों के अंदर। आप कह सकते हैं कि ग्राफ काफी डाउन था। बिल्कुल। उस वक्त असली दोस्त की पहचान होती है। कई लोग होते हैं जो आपकी तरफ उंगली उठाते हैं, देखा मैं तो कहा था ना, देखा मैंने तो कहा था ना। और उस वक्त जो लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं वो अंत तक आपके साथ जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ईमानदारों को एक साथ रखना बड़ा मुश्किल है। क्यों? ईमानदार लोग एक साथ सोचते नहीं बेईमानों को एक साथ रखना बड़ा आसान है। नहीं, आपके शब्द को मैं समझना चाहूँ। हाँ, मैं आ रहा हूं। हाँ। बेईमान जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए वो एक साथ रहते हैं। उनको पता है यार बना के रखो, बाद में पैसा कमाना है, कुछ मिलेगा, पोस्ट मिलेगी, पद मिलेगा, फलाना ढिमका। ईमानदार होते हैं ना, वो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, छोटी छोटी इमेज की लड़ाई, ये लड़ाई, वो लड़ाई, फलाना लड़ाई। क्योंकि ईमानदारों में एक थोड़ी बहुत सेल्फलेसनेस होती है भाई, ना तो पद का लालच और ना पैसे का लालच। तो वो जो ईमानदारों की टीम होती है ना, उसको साथ रखना बहुत मुश्किल होता है। जो बार बार हम कहते हैं ना, अभी सारे देश के ईमानदार इकट्ठे हो जाओ तो इन भ्रष्टाचारियों को तो 2 दिन में खदेड़ के फेंक देंगे। भ्रष्टाचारियों को तो कोई वो ही नहीं मिलेगा। लेकिन ईमानदार इकट्ठे नहीं हो पाते, उनको एक साथ रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो छवि की लड़ाई है, इस छवि की लड़ाई में क्या खुद आप खुद शिकार हो चुके हैं? सर मैं शिकार नहीं हूं, लेकिन किसी दिन लंबी बात करेंगे। और अपने आप को बहुत बैकग्राउंड में रखना पड़ता है। आज मैं आपसे कितने महीनों के बाद मिल रहा हूं? हाँ बिल्कुल। हमारा इंटरव्यू कितने दिनों के बाद हो रहा है? कम से कम 6-8 महीने। मैं मीडिया से बिल्कुल बाहर हूं। जी। पीछे रह के मैं पार्टी को संगठित करने की कोशिश कर रहा हूं। पीछे रह के मैं सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह से सब लोग जुड़े रहें, किसी तरह से सब लोग इकट्ठे रहें। जी। ये मेरी कोशिश है। अरविंद जी, अब इसमें कुछ एक अहम सवाल उठ खड़े होते हैं। आपकी पार्टी एक नई पार्टी जिस पर लोगों ने बहुत थोड़ा सा इस पे काम कर, दिल्ली वाली राजनीति पे करते हैं ना आज, वो मुद्दा दिल्ली वाली पार्टी राजनीति पे करेंगे बाद में। चलिए, तो दिल्ली वाली राजनीति में आगे का भविष्य क्या है? सर मेरे को लगता है कि चुनाव होने चाहिए। दिल्ली में इस तरह से जोड़ तोड़ की जो सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है ये बहुत गलत है। और जो कल का स्टिंग ऑपरेशन आया है, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि अब बीजेपी शायद सरकार बनाने की, अगर थोड़ी सी शर्म हया होगी उनके अंदर, तो अब तो शायद सरकार बनाने की कोशिश ना करे। अगर फिर भी करेगी तो फिर तो जनता देख रही है, जनता बदला लेगी। लेकिन अरविंद जी, क्या आपको भरोसा है कि दिल्ली की जनता वाकई में आपको एक बार फिर मौका देना चाहेगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो लगातार आपसे बहुत नाराज रहा है। अब है सर, अब है। उसका कहना रहा है कि आपने वाकई में उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मैं सहमत हूं सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। नाराजगी है, नाराजगी थी। आप किसी से, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप 5-6 लोगों से बात कीजिए, हमारी बातचीत है, छोड़ के भाग गए। गलत है, बिल्कुल गलत है। पर 49 दिन बड़े अच्छे थे। केजरीवाल ने बिजली का बिल कम कर दिया, केजरीवाल ने पानी का बिल, पर छोड़ के भाग गए। बड़े वहां पर भी विरोधी आपके पीछे पड़े रहते हो। कहते हैं आपने बिजली का बिल कम करने का स्वांग किया, आपने जो पानी के लिए जो सारी तमाम कोशिशें की, जो जल माफिया के खिलाफ अभियान आपका था, वो अभियान भी किसी तरीके से कारगर नहीं हो सकता था। यहां तक कि लोग यहां तक कह बैठे थे कि ऑटो वाले बड़े उद्दंड हो गए हैं, आम आदमी की टोपी लगा लेते हैं और कहते हैं कि हम ऑटो में नहीं बैठेंगे, बैठने नहीं देंगे। ये आपके तीनों वो गलत है। ये विरोधियों क्या ये आपके दर्शक आपसे नाराज हो जाएंगे। मैं तो पत्रकार हूं मेरा तो काम है लोगों को नाराज करना। इन तीनों पॉइंट्स पे जो आपने उठाए, पूरी दिल्ली में जो मर्जी सर्वे आप करा लीजिए जी, यहां तक कि बीजेपी और कांग्रेस वाले भी कहते हैं बिजली के बिल आधे हो गए थे। अपर क्लास के नहीं हुए थे, 400 यूनिट तक के, लगभग सबके 400 यूनिट में ही आ जाता है जी। 80 से 90% लोग, बिजली के बिल आधे हुए थे। उन्होंने एक्सपीरियंस किया। जैसे मैं एक उसमें भी लेकिन आपने सब्सिडी दिया था ना? सब्सिडी दिया था, सब्सिडी दिया था आपने, तो एक तरह से जनता का पैसा ही तो आपने कंपनी को दिया था। पूरा कर लेता हूं, आप बीच में रोक देते हैं, फिर पिछला प्रश्न रह जाता है। बिजली के बिल आधे हुए थे केजरीवाल के कहने से। हाँ भाई तेरे बिजली के बिल आधे हो गए थे, हाँ हो गए थे जी, झूठ नहीं बोल रहे लोग। मैं तो बड़ी बड़ी सभाओं में हाथ उठवाता हूं, भाई किस किस के आधे हुए थे? 100% लोग हाथ उठा रहे जी मेरा बिजली का बिल आधा हुआ था। एक बंदा मिला मुझे, तीनों बिल लेके आया था, कहता जी ये शीला दीक्षित जी के टाइम का बिल है 1110 रुपए का, ये आम आदमी पार्टी के टाइम का बिल है 300 रुपए का, और ये बीजेपी के टाइम का बिल है 1210 रुपए का जी। तो तीनों का बिल दिखाया उसने। पानी आने लगा था। मैं अभी 3 दिन पहले हमारे देश के एक बहुत बड़े वकील जो फॉर्मर एजी रह चुके उनके पास बैठा हुआ था। उन्हें कहा, उनके दोस्त बता रहे थे उनके घर में आधा घंटा पानी आया करता था पहले, हमारी सरकार के दौरान 2 घंटे पानी अपने आप आने लगा था टूटी के अंदर। पानी आने लगा था, पानी का माफिया कम हुआ था, ऑटो वालों ने मीटर से चलना चालू कर दिया था। ये मैं नहीं कह रहा,
ये बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा। क्यों? क्योंकि ऑटो वालों को, पुलिस वालों को पैसे देने बंद कर दिए उन्होंने। पुलिस वालों को पैसे नहीं देते थे तो उनको क्या जरूरत थी? उस टाइम सुधार हुआ था, दिल्ली की सारी जनता कहती है, लेकिन जनता नाराज थी, छोड़ के चले गए। आज वो नाराजगी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लोगों को वो 49 दिन वापस याद आ रहे हैं, और वो 49 दिन लोग वापस चाहते हैं 5 साल के लिए। इसीलिए लोग वोट देंगे। हमने भी सर्वे कराया है, अभी एक अखबार का भी सर्वे आया, आपने देखा होगा 3 दिन पहले। लोग आज आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बेचैन हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज इसलिए किसी भी तरीके से सरकार बनाना चाहती है क्योंकि उसे डर है कि अगर चुनाव हो तो शायद वो उतनी सीटें हासिल न कर पाए जितनी उसके पास हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, ठीक। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप भी नहीं कह रहे। अभी 3 दिन पहले एक अखबार का सर्वे आया, आरएसएस ने सर्वे कराया। आरएसएस का सर्वे ये कहता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी को 32 सीट भी नहीं मिलेगी। और क्या ये डर आपको है? नहीं, हमें डर नहीं है। क्या आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि 28 से घटकर कहीं आप 18 पे न रहे? नहीं सर, नहीं, 40 से ज्यादा आएंगे कुछ भी। क्योंकि देख लीजिए शीला दीक्षित वापस आ चुकी हैं, केरला की गवर्नर अब नहीं है। कोई बात दिल्ली में आ गई हैं। नहीं, तो कांग्रेस है तो सर, कांग्रेस तो खत्म है दिल्ली में। मतलब लड़ाई सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। तो ये आप बिल्कुल कांग्रेस को सिरे से नकार रहे हैं? कांग्रेस नहीं है। और आपको लगता है कि 49 दिनों की सरकार के बाद जो जनता में एक विरोध आता हुआ दिखाई दिया था, वो विरोध अब खत्म होता दिख रहा है? हम जीतेंगे तो 49 दिन की सरकार के बेसिस पे ही जीतेंगे। आज लोगों को यही लग रहा है कि यार वो 49 दिन, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप यूपी चले जाओ, सीसी से पूछ लो, सब कहेंगे यार ये कब अखिलेश यादव इस्तीफा दे, कब जान छूटे। आप पंजाब चले जाओ, कब ये अकाली दल इस्तीफा दे, कब। यहां ये कह रहे हैं इस्तीफा क्यों दिया, छोड़ के क्यों गया, वापस आओ। कभी देखा 65 साल की राजनीति में ऐसा अजूबा कि लोग कह रहे हैं ये इस्तीफा नहीं, तो लोग कहते हैं ये कब इस्तीफा दे, कब जान छूटे। ये पहली बार ऐसा अजूबा हो रहा है इस देश की राजनीति में, कोई कह रहा है इस्तीफा क्यों दिया, वापस आ जा। नहीं, तो वो भी आपके क्रिटिसिज्म के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले कि मेरा वक्त खत्म हो जाए आपके साथ, एक 2-3 और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब आप सत्ता में थे उस वक्त भी आपके रहने के घर को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। उस वक्त जो जनता दरबार आपने शुरू करने की कोशिश की थी और जो भीड़ वहां पर आ गई थी और फिर आपको ऊपर छज्जे पर, दुछत्ती पर चढ़कर लोगों को एड्रेस करना पड़ा था, उस पर भी हुआ कि आपको हैंडल करने नहीं आता। ये ऐसा क्यों होता है अरविंद जी कि चीजें आपके पास आती हैं लेकिन आप उसे संभाल नहीं पाते हैं वक्त पर? बहुत सारे लोग आज ये कहते हैं कि क्या वाकई में दोबारा संभाल पाएंगे? मैं एक चीज बताऊं आपको जी, 65 साल में कांग्रेस से भ्रष्टाचार संभला? देखिए, वो मैं कैसे कह सकता हूं, भ्रष्टाचार उस समय भी था, आज भी है, और आगे आने वाले तक होगा कि नहीं ये आप तय करेंगे, क्योंकि आप सर के नेता तय कर सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार रहेगा। आपकी मजबूरी है। वैसे जनता से पूछो तो जनता यही कहती है, 65 साल में भ्रष्टाचार अपनी सीमाओं पे पहुंच गया। चलिए, 100 दिन भाजपा के हो गए, भ्रष्टाचार कम हुआ कि बढ़ा? लेकिन लोगों में फील गुड बहुत है। सुनो तो सही, आप बीच में काट देते हो। 100 दिन बीजेपी के हो गए, भ्रष्टाचार बढ़ा, कम नहीं हुआ। 7 साल से दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी का राज है जी। इतना भ्रष्टाचार है बीजेपी में, इतना भ्रष्टाचार है। 49 दिन के अंदर भ्रष्टाचार कम करके दिखाया था। पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, एमसीडी वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, ट्रांसपोर्ट से दलाल भाग गए थे, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलने लग गई थी। 65 साल में महंगाई कभी कम हुई? नहीं हुई। अभी 100 दिन में बीजेपी की सरकार में महंगाई कम हुई? नहीं हुई। 49 दिन के अंदर महंगाई कम करके दिखाई थी। तो जनता को हमने ये दिखाया कि सरकार चलानी अगर किसी को आती है जी, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी को सरकार चलानी आती है, बाकियों को एक मिनट जी, बाकियों को सरकार चलानी नहीं आती। जो आपने मुद्दे उठाए, मेरा घर, मेरी सैंडल, मेरी पैंट, मेरी कमीज, नहीं वो देखो, जनता को सर कोई लेना देना नहीं है। ये आप लोगों ने मुद्दे बना रखे। मैंने नहीं उठाया। देखिए, ये आपके विरोधी जो हैं, जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो आपके विरोधियों की ये बातें हैं जो कि बार बार आती है। राजनीति करनी है हमें, कौन सी बीजेपी कांग्रेस की राजनीति। तो इस बार अगर आपको सत्ता मिले तो आप यहीं गिरनार अपार्टमेंट में रहेंगे या फिर उसके बाद 5 बेडरूम वाला अपार्टमेंट वाला कंट्रोवर्सी आएगा? क्या जनता दरबार को आप सही तरीके से सुनियोजित कर पाएंगे? सही तरीके से चलाएंगे सर, इस दिल्ली को बहुत अच्छा चलाएंगे। और दिल्ली वाले देख चुके हैं कि अगर दिल्ली को कोई ईमानदार सरकार दे सकता है, कोई अच्छी सरकार दे सकता है, हमारे बच्चों को भविष्य दे सकता है, तो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। और क्या इस बार बीजेपी वाले तो सर जो विधायकों को तोड़ तोड़ के 4-4 करोड़ में सरकार बनाएगा जी, वो जीतने के बाद 100 करोड़ तो बनाएगा नहीं? चलिए, अच्छा एक सवाल मैं आपसे और पूछ लूं, ये जो मेरा व्यक्तिगत सवाल है। एक मुख्यमंत्री को सड़क पर प्रदर्शन करते हुए बहुत कम लोगों ने देखा। क्या अगली सरकार अगर आपकी बनती है? सर एक चीज बताओ, हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने प्रदर्शन किया था, आपको पता है, जब वो मुख्यमंत्री थे?
हाँ, किसानों के मुद्दे पे उन्होंने ना हाँ। 2007 में 3 दिन के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से कुछ डिमांड करने के लिए एयर कंडीशनड टेंट लगा के प्रदर्शन किया था। वो एयर कंडीशनड टेंट अडानी ने लगाया था। मैं उसका सारा सबूत दे दूंगा, आपको प्रेस कटिंग दे दूंगा। चलिए ठीक। नीतीश कुमार जी ने प्रदर्शन किया था, आपको पता है? हाँ, है ना जी। नीतीश कुमार जी प्रदर्शन करें तो जनतांत्रिक, नरेंद्र मोदी जी प्रदर्शन करें तो जनतांत्रिक, केजरीवाल प्रदर्शन करते तो जनतंत्र को खतरा पैदा हो जाता है। तो केजरीवाल अपने मंत्री की इज्जत को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे ना? ना औरत की इज्जत को बचाने के लिए सर। उस वक्त पूरी बात वहां आ गई। बिल्कुल नहीं सर, मैं आपको बताता हूं, एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। उस लड़की के ससुराल वालों को एसएचओ ने गिरफ्तार करने से मना कर दिया। उस एसएचओ का सस्पेंशन चाहता था मैं। मंत्री कहां से आ गया? एक दानिश महिला का गैंगरेप हो गया जी। उस एसएचओ का सस्पेंशन चाहता था मैं। एक दानिश महिला का गैंगरेप हो गया जी। उस एसएचओ का सस्पेंशन चाहता था मैं। मंत्री कहां से आ गया? मैं सड़क पे एक मिनट मैं सड़क पे सोया, कुछ लोगों ने, मीडिया वालों ने कहा कि नाटक कर रहा है। सर मैं ये चैलेंज करता हूं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ठंड के अंदर कोई ये नाटक ही करके दिखा दे। नाटक छोड़िए, वो तो देखिए अगले दिन जब मैं सुबह उठा, अगले दिन जब मैं सुबह उठा जी, सर लाइन लगी हुई थी औरतों की और टप टप आंसू बह रहे थे उनकी आंखों से। वो सब औरतें यही कह रही थी कि आज तक राजनीति हुई है विमेन सेफ्टी के नाम पे, महिलाओं की सुरक्षा। पहली बार हमने किसी को देखा है जिसने अपनी जान दांव के ऊपर लगाई है हमारी सेफ्टी के लिए। मीडिया वाले सर कुछ भी कहते हैं। नहीं, मीडिया वाले की बातें छोड़िए, लेकिन उस समय तो पूरा संतोष भारती की जो पूरी बात, जो आपके भारती साहब जो मिनिस्टर थे, जो कानून मंत्री, उनकी बातें तमाम आ रही थी। क्या आपको नहीं लगा कि उस समय भी एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो गई आप लोगों से? शायद उनकी छवि को बचाना, वो जो पुलिस एक्शन के समय जो वहां पर वो मौजूद थे, तमाम चीजें कर रहे थे। छवि को बचाना नहीं था, मैंने उस टाइम भी बताया था, आप भूल गए पूरा। हमारी पीएसी की मीटिंग हुई जी, 3 दिन तक ये मामला चला, तब तक मैं पब्लिक में नहीं आया था जी। उनको लेके हमारी पीएसी की मीटिंग हुई और हम इसी बात के लिए बैठे थे कि अगर सोमनाथ भारती ने गलत किया है जी, तो हम उनको निकाल देंगे पार्टी से या उनको मंत्री पद से इस्तीफा दिला देंगे। 4 घंटे तक हमारी मीटिंग चली। उस रात की सारी टेप्स 3 मीडिया चैनल वालों के पास थी, उन्होंने दिखाई नहीं। उन्होंने गलती की, उन्होंने बदमाशी की। उनके चैनल से हमने टेप्स मंगवाई जी। और हमारी पीएसी ने टेप देखी। मतलब वहां पे जब सोमनाथ भारती कर रहे थे तो 3 चैनल वहां मौजूद थे जो सारा कुछ कैप्चर कर रहे थे। उनके यहां से टेप्स मंगवा के जब हमने देखी तो हमने देखा कि सोमनाथ भारती एक्चुअली गिड़गिड़ा रहा है पुलिस के सामने, और सोमनाथ भारती कह रहा है कि वहां पे हम लोगों ने देखा, जो हमारे पास सुनो तो सही, वो गिड़गिड़ा रहा है और वो कह रहा है कि वहां पे गलत काम हो रहा है, उसको रोको। जब पुलिस ने नहीं किया तो उसने एग्जैस्परेशन में उसने कहा कि आपकी ड्यूटी बनती है ये करना, आपको ये करना चाहिए, करना पड़ेगा आपको। क्या गलत है सर इसमें? अगर सोमनाथ भारती दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाता और कुछ करता, उसको वो क्या बोलते हो आप, विजिलेंटे कुछ बोलते हो, विजिलेंटे बोलते हो, तब हम कह सकते थे। जो आदमी पुलिस के सामने पहले तो मंत्री हाथ जोड़ के, वो बात तो सामने आई नहीं ना सर। जो बात सामने आई वो धमकी देती हुई सामने आई, और एक मंत्री एक पुलिस अधिकारी। उसके बाद हमने वो सारी टेप्स रिलीज की मीडिया को जी, मीडिया ने चलाई नहीं। अच्छा, फिर वो गलती हमारी है। मैं क्या करूं बताओ? मैं आपको टेप्स अभी दे देता हूं, दोबारा दे देता हूं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मेरे पास ये आखिरी लम्हा बाकी है। आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और जो प्रलोभन दिया जा रहा है वो स्टिंग आपने दिखाया। ऐसे कुछ और स्टिंग्स आपके पास हैं क्या ऐसे अगर और स्टिंग है तो आने वाले दिनों में हम लोग तैयारी पहले से कर लें ताकि हम उसे बेहतर तरीके से हम आपको एडवांस नोटिस दे देंगे। देखिए, ये जो बीजेपी वाले सोच रहे हैं ना कि ये बड़े शातिर हैं और आम आदमी पार्टी के लोगों को खरीद लेंगे, इनको पता नहीं है हमारा एक एक एमएलए किस मिट्टी का बना है। मर जाएगा, कट जाएगा, देश के साथ धोखा नहीं करेगा। तो ये सारे लगे हुए हैं, बीजेपी की 3-4 टीम लगी हुई हैं हमारे एमएलए को तोड़ने के लिए, और इन सारे एमएलए ने आके मुझे बताया और काफी सारी रिकॉर्डिंग भी कर ली है हमने। अगर ये बदमाशी करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो समय समय पे फिर जो हमें करना होगा हम करेंगे। लेकिन मैं ये आज आश्वासन के साथ बोल रहा हूँ, हमारा एक भी एमएलए नहीं टूट रहा, सब हमारे संपर्क में है जी। और बीजेपी को बहुत बड़ा धोखा लगेगा अगर वो इस आश्वासन पे है कि हमारा कोई आदमी उनके साथ है। तो यानी आपके हिसाब से किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम से कम दिल्ली में अभी तो नहीं बन सकती आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं, कोई सूरत ऐसी नहीं है। चलिए, एक और आखिरी सवाल मुझसे कहा गया, मैं वो भी पूछ ही लूं आपसे।
आपके वरिष्ठ सहयोगी कुमार विश्वास के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई एफिडेविट दिया जो कि अपने आप में गलत निकल कर आता हुआ दिखाई दिया। कुमार विश्वास जी आजकल कई सुर्खियों में बिग बॉस में जाने की बात को लेकर भी बड़ी सारी बातें आती दिखाई दी थी। क्या कुमार विश्वास जी आपसे अधिकृत तौर पर ये सब करते हुए दिखाई दे रहे हैं? कौन सा एफिडेविट है? अभी उन्होंने कोई एफिडेविट अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन में, वीजा एप्लीकेशन में दिया है, जिस कॉलेज से दिया है, जिस कॉलेज में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है, कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि एफिडेविट सही नहीं है, फर्जी है। मेरे को पता नहीं सर, अगर उसने कुछ गलत किया तो जेल में डाल दो, पकड़ के जेल में डाल दो जी। हम तो किसी का बचाव नहीं करते। मेरे बेटे ने भी अगर कुछ गलत किया तो मैं अपने बेटे का भी बचाव नहीं करूंगा। मेरी वाइफ ने भी कुछ गड़बड़ किया, मैं उसका भी बचाव नहीं करूंगा। किसी ने गलत किया उसको पकड़ के जेल में डाल दो। आपके हिसाब से क्या कुमार विश्वास को बिग बॉस में जाना चाहिए? वो कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर उनके आर्मी फंड में जो विधवा 21 करोड़ रुपए जी, हाँ तो करें तो सही, फिर देखते हैं। अच्छा, तो आप अनुमति दे देंगे? अरविंद जी बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।